रिवर्स बायसिंग होते हैं, पीएन जंक्शन रिवर्स बायसिंग होते हैं। मतलब ये फोटो डायोड को इस निशान से रिप्रेजेंट किया जाता है और फोटो डायोड स्टूडेंट आपके पास रिवर्स बायसिंग होता है, मतलब पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से ज्वाइन किया और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से ज्वाइन किया हुआ है। तो फोटो डायोड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि लाइट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट सही ऑन सच मटेरियल सही इलेक्ट्रिकल करंट इज काउज टू फ्लो, तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होते हैं। जैसे कि रिवर्स बायसिंग में आपको पता है कि करंट फ्लो नहीं होता, तो रिवर्स बायसिंग में अब यहाँ पे कैसे करंट फ्लो हो रहा होता है उसकी वजह बताऊं कि जब लाइट जो है उस पे इमिट होता है, लाइट इस पे इंसिडेंट करते हैं, लाइट इसके ऊपर आकर इंसिडेंट करता है। जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्टूडेंट क्या होते हैं, इस कंडीशन में प्लस और माइनस, मतलब होल तो थे पहले लेकिन यहाँ पे माइनस भी क्रिएट होते हैं। एनर्जी एक्सटर्नली जो इंसिडेंट होता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बनना शुरू होते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव है वो तो आपके पास क्या होगा कि इस तरीके से ये पॉजिटिव था पहले से यहाँ पे, अब जब हमने लाइट इंसिडेंट कराया एनर्जी दी तो उस कंडीशन में वो और आयन बने, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी इस कंडीशन मेजॉरिटी जो था वो पॉजिटिव थे, होल थे, लेकिन माइनॉरिटी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने जब एनर्जी दी उसको तो वो और ज्यादा स्टूडेंट एनर्जेटिक हो गया, मतलब इसके अंदर ये फ्लो हुआ है। तो ये जब एनर्जी इसको मिलता है और जब हम इसको एनर्जी देते हैं तो डिप्लीजन लेयर जो इसके दरमियान है, जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम हो जाता है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे फॉल करता है और इस कंडीशन में भी नेगेटिव पॉजिटिव बनते हैं, तो यहाँ के पॉजिटिव यहाँ पे फॉल करता है, तो ये मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट की वजह से जो करंट फ्लो होता है, जो स्टूडेंट आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनते हैं उसको हम क्या जिसका नाम देते हैं, फोटो डायोड का नाम देते हैं। बेसिकली फोटो डायोड का काम क्या होता है, मतलब हमारे लाइफ में ये क्या काम करता है, जो इमरजेंसी लाइट होते हैं या जो हमारे पास स्टूडेंट मतलब ये स्विच का काम करता है, स्विच ऑटोमेटिकली स्विच को ऑन ऑफ का काम करता है। जैसे उस पर लाइट पड़ती है स्विच को ऑन कर देता है, सही है, लाइट पड़ेगी करंट फ्लो होगा स्विच ऑन कर देता है। जो बल्ब होते हैं स्टूडेंट, जो हम लाइट लगाते हैं और हम चाहते हैं कि सनलाइट जैसे दिन हो तो वो लाइट जो है वो से स्टूडेंट बंद हो जाए और इसी तरीके से रात हो तो वो लाइट ऑन हो जाए, तो उसमें भी हम सिस्टम लगाए हुए होते हैं। कहीं पे भी स्टूडेंट हम ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट लाइट की इंडिकेशंस की मदद से वो चले, या लॉजिक गेट्स होते हैं जिसमें हम डायोड एंड ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं, वहां पे भी इसके इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे पास इस कंडीशन में ये फोटो डायोड है। फिर से एक दफा बताता हूँ, फोटो डायोड से ये पीएन जंक्शन की एक एप्लीकेशन है, ये पीएन जंक्शन ही होता है, रिवर्स बायसिंग होते हैं। इसमें करंट फ्लो होने की वजह क्या होती है कि जो स्टूडेंट इंसिडेंट लाइट आगे पीएन जंक्शन पे पड़ता है वो यहाँ पे क्या करता है, क्योंकि मेजॉरिटी यहाँ पे पॉजिटिव था, माइनॉरिटी में यहाँ पे स्टूडेंट नेगेटिव थे, तो वो क्या करता है इस कंडीशन में और चार्ज को एनर्जेटिक कर देता है। जो माइनॉरिटी में नेगेटिव थे यहाँ पे उसको एनर्जेटिक कर दिया। जो स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी में सही स्टूडेंट आपके पास नेगेटिव था और माइनॉरिटी में पॉजिटिव था, उसको भी आप क्या एनर्जी दी, तो वो क्या होता है फ्लो करना शुरू कर देता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट बनते हैं उस चीज को हम फोटोडायोड कहते हैं। इस बात को मैंने लिखा है, व्हेन इंसिडेंट लाइट सच मटेरियल से एन इलेक्ट्रिकल करंट काउज टू फ्लो आर कॉल्ड फोटोडायोड। मतलब इसकी वजह से जो सही है यहाँ पे करंट फ्लो होते हैं लाइट फॉल्स करने की वजह से, उसको हम क्या जिसका नाम देते हैं फोटोडायोड कहते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी पीएन जंक्शन होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं, मतलब हम इसमें पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन करते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करते हैं। और आप सबको पता है कि जब हम किसी डायोड को स्टूडेंट पॉजिटिव से पॉजिटिव को ज्वाइन करें, नेगेटिव को नेगेटिव से ज्वाइन करें, तो उस कंडीशन में ये जो दरमियान में डिप्लीजन रीजन है वो स्मॉल होता जाएगा, मतलब जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, क्रॉस करके यहाँ से करंट फ्लो होंगे। तो होता है स्टूडेंट ये है कि इस कंडीशन में जब आप इस पॉइंट पर इसको फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में इस चीज को यहाँ पे सही है टर्मिनल लगाते हैं, इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं, तो इसमें प्लस और माइनस क्या होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं। जब ये रिकम्बाइन, जैसे स्टूडेंट किसी मटेरियल को जब आप लाइट देते हैं, एनर्जी देते हो, तो एक साइड होगा प्लस माइनस बनाता है, ऐसी स्टूडेंट जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो यहां से पॉजिटिव उठकर यहां आया और यहां से नेगेटिव उठकर यहां आया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब रिकम्बाइन होते हैं तो उस कंडीशन में इस रिकम्बाइन होने की वजह से एनर्जी निकलता है, लाइट निकलते हैं, इससे हम एलईडी कहते हैं।
और एलईडी के डिफरेंट यूजेस है आपके। हमारे पास जो टीवी होता है एलईडी टीवी भी होते हैं, सही, कैलकुलेटर में यूज करते हैं और बहुत सारी जगह पे यूज कर रहे होते हैं। तो एलईडी इज अ नेम इम्प्लाइज, सही है, डायोड, डायोड को ही नाम दिया है, डेट विल गिव ऑफ विजिबल लाइट, एक विजिबल लाइट बनाता है जो हम देखते हैं, जैसे एलईडी से जो कलर आती है वो हम लाइट के कलर को पहचान रहे होते हैं, तो विजिबल कलर वो होते हैं जिससे हम तो ये एनर्जाइज्ड होता है, जिसमें एनर्जी की मदद से हम क्या करते हैं कि हम इस कंडीशन में ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जो रिकम्बाइन होता है, प्लस माइनस जब मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी यहां से लाइट इमिट होते हैं उससे हम एलईडी कहते हैं। मतलब एलईडी के अंदर क्या होता है, ये सिस्टम होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास यहां से जो लाइट निकल रहा होता है उससे हम एलईडी का नाम देते हैं। जो फोटो सेल होते हैं, फोटो सेल की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली स्टूडेंट फोटो सेल पीएन जंक्शन तो होते हैं, लेकिन स्टूडेंट ये नो बायसिंग होते हैं, ये कोई बायसिंग नहीं होता है, ना तो रिवर्स होते और ना ही फॉरवर्ड होता है। मतलब मैं इनके बारे में ये बताना चाहूंगा कि भाई ये पीएन जंक्शन का तो बना होता है फोटो सेल, फोटो सेल मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सही है। आपके पास स्टूडेंट जिसको आप दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोलर सिस्टम भी हम कह सकते हैं, सही है। तो उसमें मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सी बायसिंग होती है तो कोई बायसिंग नहीं होती। बेसिकली स्टूडेंट इस कंडीशन में जो हम फोटो सेल बनाते हैं उसमें पी वाला पोर्शन बहुत छोटा सा होता है। पीन जंक्शन तो हम बनाते हैं, ये पी टाइप है और ये दरमियान में डिप्लीजन रीजन है, मतलब बैरियर वाला पोर्शन है, सही। और इसके नीचे एन होता है, इसके नीचे क्या होता है, एन टाइप होता है। यहाँ पे एन टाइप वाला पोर्शन ग्रेटर होता है, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि सनलाइट, जो सनलाइट होता है, सही है, वो सनलाइट क्या होता है इसके ऊपर फॉल कर रहा होता है और ये पी इतना कम होता है कि यहाँ से क्रॉस होके इसमें एन में आ जाता है। ये इसमें से क्या करता है, पी वाला पोर्शन इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि ये इसमें से क्रॉस करके एन में पहुंच जाता है। बेसिकली अगर आप लोगों ने एलईडी देखा हो तो आपको एलईडी यू देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एलईडी बोल रहा हूँ, सोलर पैनल आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारी लाइनें ड्रॉ हुई होती है, बहुत सारी ऐसी लाइनें ड्रॉ हुई होती है, काफी ऐसी लाइनें ड्रॉ हुई होती है। आपका से बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी, कभी भी आपने एलईडी देखा हो तो बहुत सारी लाइनें दिखी होती है। बेसिकली स्टूडेंट ये लाइनें क्या होती हैं, ये जो लाइनें आपको दिख रही है ना, ये लाइनें बेसिकली कंडक्टर है। ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है ये कंडक्टर होता है, सही है। और जो इसमें ये वाला पोर्शन है ना, बाकी जहां पे लाइन नहीं होता सब में, ये सेमीकंडक्टर होता है, ये पीएन जंक्शन होता है, सही है। तो होता ही है स्टूडेंट, जब सनलाइट क्या होता है, जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ता है, हाँ सनलाइट आगे यूं पड़ा, तो यहाँ पे जो सनलाइट सेमीकंडक्टर पड़ता है, उस सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, उसको सनलाइट क्या करता है, आकर एनर्जी देता है। सन आकर इसको क्या करता है, एनर्जी देता है। जब सनलाइट इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो ये एनर्जेटिक होता है, मूव करना चाहता है, लेकिन मूव करना वो कहाँ पे पसंद करता है, कंडक्टर में, क्योंकि सेमीकंडक्टर में उसको रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रहे होंगे, तो फौरन से वही निकल कर ही वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है इस रास्ते पे। ये ब्लैक मार्कर वाली जो लाइन है ना, मतलब कंडक्टर उसमें आता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्टर में आते हैं और ये सब एक साथ, सब ये सारे एक पाइपलाइन से एक जगह जमा होना शुरू कर देगी, जितनी भी लाइन है सब, ये एक हैवी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से हमें हासिल होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली स्टूडेंट जो आपके पास सोलर पैनल होते हैं या स्टूडेंट फोटो सेल होते हैं, वो कैसे वर्क कर रहे होते हैं, तो ये सनलाइट आकर यहाँ से स्टूडेंट पीएन जंक्शन में एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन वाले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, एन में जितने इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी देता है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जाइट हो जाता है, मूव करना एनर्जेटिक हो जाता है, तो मूव करना चाहता है, तो मूव करने के लिए कौन से क्या रास्ता ढूंढा, कंडक्टर, जो सामने कंडक्टर होता है वो कौन से कंडक्टर के रास्ते से फ्लो होना चाहिए, ये कंडक्टर है। मतलब हर जगह यहाँ पे भी स्टूडेंट इस पोर्शन में, हर पोर्शन में ये सारे सेमीकंडक्टर है। जैसी सनलाइट पड़े यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में आए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में, सारे एक जगह होकर जमा होकर निकले, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, ये आपके पास फोटो सेल होते हैं। इसको एक दफा नोट कीजिएगा, मैं एक दफा फिर से रिपीट करूंगा, नोट करने पहले आप, फिर मैं स्टार्टिंग से एक दफा बता दूंगा। इन तीनों को स्टूडेंट मैंने एक साथ बोर्ड पे लिख दिया है, इसको नोट कीजिएगा। बोर्ड की पिक्चर है,
ऑन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मैं इस चीज को फिर से एक दफा क्लियर करता हूँ। सही है, स्टार्टिंग से फिर से बताना चाहूंगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा जो स्पेशल डिजाइन पीएन जंक्शन होते हैं उसको हमने पीएन जंक्शन मतलब डायोड से हम फोटो डायोड बना सकते हैं, एलईडी बना सकते हैं, फोटो सेल बनाते हैं, ये हम डायोड से ही बना रहे होते हैं। तो मैंने कहा जो फोटो डायोड होते हैं वो पीएन जंक्शन होते हैं। सही है, रिवर्स बायसिंग होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के वो ये सब है। पीएन जंक्शन होते हैं, रिवर्स बायसिंग होते हैं, इस निशान से रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट आपके पास इस कंडीशन में क्या होता है कि ये रिवर्स बायसिंग होता है, प्लस को माइनस से ज्वाइन किया, माइनस को। इसमें जो करंट फ्लो होता है उसकी वजह ये इंसिडेंट लाइट है। ये इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर आते हैं, इस पे पड़ते हैं। तो हमें पता है अगर एक पोर्शन पी टाइप है ना, मतलब ये पी वाला है, तो मेजॉरिटी पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनॉरिटी में एक आध नेगेटिव बच जाते हैं, इसमें भी वो कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उस नेगेटिव को क्या होता है कि लाइट आकर एनर्जी देता है, वो ये यहाँ से मूव कर इधर जाता है, और जब इस साइड पे आपके पास होता है ये पॉजिटिव पर इधर ट्रांसफर होता है। तो इसकी वजह से मतलब लाइट जब इंसिडेंट करता है मटेरियल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिकल करंट उसकी वजह से जो फ्लो होते हैं उसको हम क्या जिसका नाम देते हैं फोटोडायोड कहते हैं। इसको हम बहुत सारी जगह पे ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब जो होते हैं खुद ऑन होगा खुद ऑफ होगा स्टूडेंट कंडीशन को देखकर, उसके लिए हम ये यूज कर रहे होते हैं। लॉजिक डिजाइन में स्टूडेंट हम यहाँ पे जो कंप्यूटर के लॉजिक डिजाइन होते हैं, लॉजिक गेट, और एंड, नेट गेट, सारे गेट के अंदर हम लॉजिक गेट्स में भी इस चीजों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, पीन जंक्शन होते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं। इसमें हम प्लस को प्लस से ज्वाइन करते हैं, माइनस को माइनस से ज्वाइन करते हैं। जब हम इसको करंट यहाँ से सप्लाई देते हैं तो इसका बैरियर कमजोर होता है, मतलब वीक होता है, छोटा होता है, और ये यहाँ से इधर जाते हैं, यहाँ से इधर जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसके अंदर प्लस और माइनस रिकम्बाइन होते हैं, मतलब ये आपके पास न्यूट्रलाइज होते हैं, सही, एनर्जाइट होते हैं, मतलब न्यूट्रल होकर एनर्जी बनाते हैं। तो जो लाइट निकलता है उसको हम फोटो कहते हैं, फोटो मतलब लाइट, और इस चीज को हम एलईडी मतलब एलईडी विजिबल लाइट देता है, ऐसा लाइट देता है जो हम जिसको देख सकते हैं। विजिबल लाइट को हम देख सकते हैं, बाकी हम अल्ट्रावायलेट को भी नहीं देख सकते हैं, इंफ्रारेड को भी हम नहीं देख सकते हैं। सही, हम विजिबल लाइट को देखते हैं जिसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो ये एलईडी आपके पास इस तरीके से 7 कलर को, विजिबल लाइट को दिखाता है। फिर फोटो सेल में मैंने आपको कहा कि ये 3 जंक्शन होते हैं, नो बाइसिंग होते हैं, इसके अंदर कोई बाइसिंग नहीं होता, ना तो रिवर्स होता है ना ही फॉरवर्ड होता है। जब सनलाइट आपके पास सोलर पैनल पे यूं पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एन मतलब पी से क्रॉस करके एन में आ जाते हैं, सही है, पीएन जंक्शन से। और जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाता है, तो वो मूव करना चाहता है, सामने उसको कंडक्टर मिलता है तो वो कंडक्टर के रास्ते से जल्दी मूव कर जाता है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करके यूं आते हैं और ये आपके पास जो है करंट हासिल हो रहा होता है। तो ये आपके पास सनलाइट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल करते हैं। मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं उस पर ओम्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ओम्स एप्लीकेबल वहां होता है जहां पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होते हैं। जी बच्चों, डन है? ओके, थैंक यू। तो अब हम बात करेंगे, ये चैप्टर एंड हो गया हमारा, सही है। एम्पलीफायर वगैरह मैंने इससे पहले वाली क्लास में करा दी थी, इन दोनों चैप्टर की बुक मार्किंग मिल जाएंगी। और मैं आपको एक स्टूडेंट टेस्ट की डेट बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। टेस्ट होगा स्टूडेंट अब आपके पास चैप्टर, सही है, 16, 17, इनकी बुक मार्किंग इंशाल्लाह मैं काम कर रहा हूँ, एक आध दिन में आप वर्क कर लूंगा तो मैं लगा दूंगा। 18, 19, 20, 50% बुक का टेस्ट होगा सेकेंड ईयर फिजिक्स का, ये 15 सितंबर को, सही है। ये दो आपने पहले टेस्ट दे दिया है, दो शामिल करके, सही है, ज्यादा नहीं स्टूडेंट,
सही है। ऐसे 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जैसे मैं बनाता हूँ, लेकिन इन 5 चैप्टर को एक साथ कंबाइन हो जाएगा। तो आपकी 5 चैप्टर के एक साथ कंबाइन होकर मतलब 50% बुक की प्रिपरेशन टुगेदर करके स्टूडेंट देखें, एक एक चैप्टर करके टेस्ट देना और टुगेदर करना स्टूडेंट, उसमें वो फर्क होता है। तो इससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी स्टूडेंट। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये 15 सितंबर को टेस्ट होगा आपका। तो ये पूरा 15 डेज आज से है, इंशाल्लाह 15 के बाद ही लूंगा, मतलब 15 को नहीं 16 को लूंगा। मतलब 15 के बाद कोई भी मेरी क्लास होगी तो उसके अंदर ये टेस्ट होगा। अभी हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, हीट का। सही है। आप 3 ग्रुप से बेटा मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने हीट का चैप्टर 11 जो है वो किसी ग्रुप में शायद शुरू कराया हो। सही है, नहीं भी कराया हो तो कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा अभी। सही है। चैप्टर हम जो है वो पहले 11 पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा अभी यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप है सर? 15, 14, 13, 14। हाँ 13 बेटा, जो ग्रुप 13 है उसमें मैंने कौन कौन से चैप्टर पढ़ा दिए थे पहले? 13 और शुरू में पेपर से पहले, जब आप लोग लॉकडाउन से पहले फिजिकल क्लास में। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट ग्रुप 13 से पूछ रहा हूँ, सिर्फ 13 वाले बताएं। ग्रुप 13 वाले 2 चैप्टर हो गया था। सही है। अच्छा, अब मुझे 14 वाले बताएं। अब 14 के बच्चे कोई भी एक कर दें। सही है, 2 चैप्टर हो गया था आपका भी। अच्छा, अब मुझे 15 ग्रुप वाले बताएं। ग्रुप 15 वाले का 13 चैप्टर हुआ था और 15 हाफ हुआ था। चले सही है। तो मैं 11 हीट करा दूंगा ना, तो 2 ग्रुप के तो कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर मैं 15 हाफ से करवा दूंगा। ओके, थैंक यू। सही है बच्चों, थैंक यू। अब हम यहाँ पे हीट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सही, हमारा चैप्टर 11 हीट है। हीट की डेफिनेशन लिखे आए। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, the total kinetic energy of the molecule and particle is called heat. The total kinetic energy of the molecule and particle is called heat. तो हीट क्या है स्टूडेंट? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल इज कॉल्ड हीट। तो हमारे पास स्टूडेंट हीट क्या होता है? द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल कॉल्ड हीट। हीट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हमारे पास क्या होता है? सही है, एसआई यूनिट स्टूडेंट जूल है इसकी। एसआई यूनिट क्या है? जूल है। याद रखिएगा 1, सही है स्टूडेंट, 1 कैलोरी में, 1 कैलोरीज के अंदर, सही, 1 कैलोरी में 4.18, 1 कैलोरी के अंदर 4.18 जूल होते हैं, जिसको हम 4.2 भी ले लेते हैं। ये जूल कांस्टेंट कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? जूल कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट याद रखिएगा कि 1 BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTU से क्या हमारा है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट के अंदर 1055 जूल होते हैं। ये तमाम हीट के कन्वर्जन, ऐसा यूनिट जूल है। तो ये कन्वर्जन मैं करवा रहा हूं। इसी तरीके से हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1.6 10 की पावर -19 जूल होते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट 1 किलो वॉट आवर में, 1 किलो वॉट आवर के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट? तो आप कहेगा 3.6 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये हमारे पास एनर्जी के हवाले से डिफरेंट यूनिट के अंदर मैंने आपको एनर्जी बता दिया। अब आप हेडिंग बनाइएगा टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर बेसिकली स्टूडेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं। लिखें, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखें, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी
ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल इज कॉल्ड टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल इज कॉल्ड टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर हमारे पास क्या है? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पार्टिकल इज कॉल्ड टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर के हवाले से हमारे पास स्केल होते हैं। सही है, 3 स्केल है टेम्परेचर के। एक आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड होगा, केल्विन है, सही, और फ़ारेनहाइट है। ये डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और ये फ़ारेनहाइट स्केल हो गया और ये आपके पास केल्विन स्केल हो गया। सुनिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में आपके पास वैल्यू होता है यहाँ पे होता है स्टूडेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और ये होता है स्टूडेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो लोअर पॉइंट होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वो 212 होते हैं। सही है, और इसी तरीके से जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है वो 32 होता है और ये माइनस वाला पोर्शन 460 फ़ारेनहाइट होते हैं। और इसी तरीके से केल्विन में 373 केल्विन होते हैं, ये आपके पास 273 केल्विन होते हैं और ये स्टूडेंट हमारे पास 0 केल्विन होता है। ये स्केल होता है। इनमें जो डिफरेंस है भाई, आप 0 इसको माइनस करके देख लो, 100 का डिफरेंस है। आप इनको माइनस करके देख लें, इन दोनों को, तो कितना आएगा? 180 आएगा। आप 273 और इसको माइनस करके देख लें, कितना डिफरेंस आएगा? 100 का डिफरेंस आएगा। आप एक चीज देखें, इन दोनों स्केल के दरम्यान कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इन दोनों को देखो तो इन दोनों के दरम्यान कोई डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर का। मतलब देखो, वहां पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो डिफरेंस क्या है? 100। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे पास टेम्परेचर स्टूडेंट, जब डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की बात की जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूं जब चेंज इन टेम्परेचर की बात की जाए, चेंज इन टेम्परेचर की बात की जाए, सही है, तो इनका चेंज इक्वल होता है। अगर मैं कहूं चेंज इन टेम्परेचर, आपके पास क्या है? एक टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और एक टेम्परेचर आपके पास दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसका चेंज निकालूंगा डिग्री सेंटीग्रेड में। अब मैं इसका डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज निकालूं तो 10 - 0 कितना आएगा? 10। अब मैं इसका चेंज केल्विन में निकालूं, इसको केल्विन कर लूं, बेटा केल्विन 273 ऐड करूंगा, इसमें भी हम 273 ऐड कर लें, तो अगर 273 10 में ऐड कर दो 283 होगा केल्विन में। अब चेंज निकाल के बताओ क्या आ रहा है? 283 - 273, अब कितना आंसर आ रहा है? बताओ क्या वैल्यू आ रही है? चेंज आ रहा है क्या कुछ? हाँ भाई, क्या वैल्यू आएंगे? बताओ क्या वैल्यू आएंगी? यहाँ से 10 ही केल्विन आ रहा है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को स्टूडेंट केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद चेंज निकाल रहे हैं, फिर भी वही आ रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी आ रहा है। तो देखें, आगे जाके हम 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक हमारे पास होता है लीनियर एक्सपेंशन का टॉपिक, अल्फा, L1, डेल्टा टी। ये चेंज टेम्परेचर है ना, इसके लिए मर्जी होता है, आप केल्विन में बना लें फिर भी आंसर सही आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके चेंज निकाल के रखें फिर भी वही आएगा। तो इस कंडीशन में आप बोलते हैं ना सर हमें कहीं पे हार्डली केल्विन करना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी ये प्रॉब्लम हो, बाल बाल आप नहीं करते। ऐसी स्टूडेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है, उसमें डेल्टा टी आ गया, तो भाई डेल्टा टी ना मर्जी है, आप कन्वर्ट कर लें फिर भी वही होगा, कन्वर्ट नहीं करें फिर भी वही होगा। लेकिन स्टूडेंट जैसा कि स्टूडेंट स्पेसिफिक हीट का टॉपिक है MC डेल्टा टी, जहां पे डेल्टा टी आ जाए ना वहां पे मर्जी है, आप केल्विन कन्वर्ट करें या ना करें, आप डायरेक्ट बना लें, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर कोई कहेगा कि सर PV = nRT का क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप क्या टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड पर रख सकते हैं? तो नहीं रख सकते। अब लाजमी है कि केल्विन कन्वर्ट करें क्योंकि T चेंज इन टेम्परेचर अब नहीं है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि जहां चेंज इन टेम्परेचर होता है ना, जहां चेंज इन टेम्परेचर वहां पे छूट होता है। आप डिग्री सेंटीग्रेड बनाए, डिग्री सेंटीग्रेड बना लें, आप केल्विन में बनाना चाहें आप केल्विन में बना लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे चेंज नहीं है वहां पे केल्विन करना लाजमी है। जैसे यहाँ पे चेंज नहीं है, P1 V1 T1, तो T1 जो है वो चेंज थोड़ी ना है,
तो उस कंडीशन में केल्विन करना लाजमी। मैं ये समझता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि कब हमें केल्विन करना लाजमी होता है और कब हम केल्विन करना नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं होता। ये बात समझ में आई आपको जी? ओके, थैंक यू बच्चों। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको और बातें समझाना चाहूंगा। बात अक्सर क्या होता है कि हम फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो इनके कन्वर्जन के फॉर्मूले होते हैं, मतलब टेम्परेचर को कन्वर्जन करने के जो फॉर्मूले होते हैं, सही, कन्वर्जन के जो फॉर्मूले होते हैं हम भूल जाते हैं। तो कन्वर्जन के फॉर्मूले अगर आप भूल जाते हो तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि देखें, जो स्केल का नाम है, मतलब ये इसका नाम है, ये इसका नाम है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सब इसके नेम है, और ये इसका इनिशियल पॉइंट है। सही है, ये इसका इनिशियल वैल्यू है। और ये जो स्टूडेंट, ये जो मैंने लिखा है ग्रीन मार्कर से, ये डिफरेंस है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे कन्वर्जन के फॉर्मूले नहीं याद हैं, कोई मसला नहीं, जो स्केल का नाम है ना, नेम, उसमें से इनिशियल को माइनस करो और डिवाइडेड बाई जो इनका डिफरेंस है वो लिख लो, फॉर्मूला बन जाता है। ये एक पॉइंट अगर आपको याद हो, तो अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट के फॉर्मूले भूल जाते को मसला नहीं, सेकंड में आपके पास ड्राइव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के दरमियान कन्वर्जन के फॉर्मूले भूल गए, तो देखो इस स्केल का नाम क्या है, C। इनिशियल वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0। डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 100। फिर किस में जाना है, फ़ारेनहाइट में, उसका नाम क्या है, F। इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, नाम तो F है, इनिशियल वैल्यू कितनी है 32, और इसका डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा 180 है। तो आपने इनको कैंसिल कर लेना है, पहले 0 से 0 कैंसिल। अब वो 18 हो गया, ये 10 हो गया। अब मैं स्टूडेंट कहूं कि 2 के टेबल में ये 5 होगा, 2 के टेबल में ये 9 होगा, तो C का फॉर्मूला आपके पास, जी बेटा, इसको C को अगर मैं 5 को उधर भेज दूं तो क्या होगा, 5/9 F-32। अपनी बुक उठा के देखेगा, डिग्री सेंटीग्रेड की कन्वर्जन का फॉर्मूला यही होता है। अपनी बुक उठा के देखें, आपकी बुक में कन्वर्जन का फॉर्मूला जो है वो यही है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का। अगर आप फ़ारेनहाइट को यहाँ से डिटरमाइन करना चाहें, कर लें, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से 9/5C, और ये तो F किसके बराबर होगा, +32 के, ये आपके पास है। सही है, तो ये स्टूडेंट इस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उस चीज को अगर याद रखें। इसी तरीके से कोई कहता है कि सर मुझे केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बता दें कन्वर्जन, तो नाम क्या है भाई, केल्विन। इनिशियल वैल्यू कितनी है, ये वाली इनिशियल वैल्यू है, कितनी है बेटा, 273। फिर उसके बाद आपने कहा डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा डिफरेंस सर 100 है। इसी तरीके से फिर मैंने कहा डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, डिफरेंस कितना है 100, दोनों को कैंसिल कर लें, तो क्या बचा आपके पास, इसके बाद क्या बचेगा, K - 273 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 से माइनस हुआ, और अगर हम K निकालना चाहें तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, ये आपके पास केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला बन गया। एक फॉर्मूला ये बना, दूसरा फॉर्मूला ये बना, तीसरा फॉर्मूला ये बना। तो मैं ये कहता हूं कि अगर किसी को फॉर्मूले नहीं याद है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नेम माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई, सही स्टूडेंट, आपके पास इस तरीके से होगा। तो ये सिलसिला है, थोड़ा सा नोट कीजिएगा और बताऊंगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा इसे। फिर मैं इसको रिपीट भी करता हूँ, मैं रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इसको नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ से इसको मिटाऊंगा थोड़ा सा। देखो बच्चों, जैसे कि अगर आपके पास सवाल आता है पेपर में, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं,
देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट स्केल। सही, ये हमारे पास सवाल है कन्वर्जन का। ऑप्शन ए, सही स्टूडेंट, ऑप्शन ए आपके पास दिया हुआ है। देखो बच्चों, ऑप्शन ए 25 फ़ारेनहाइट, बी 45, सी 77 और डी 108। जी बच्चों, राइट आंसर बताएं। एक सिंपल सा सवाल, इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक सिंपल सा सवाल है जी। वेरी गुड। देखें, ये हमारे पास जब कन्वर्जन की बात की जाए तो हम कन्वर्जन करेंगे, तो आपने डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में ले जाने का फॉर्मूला ये वाला है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, एफ। सही है, तो ये आपके पास 273 32 यूं हो गया। अब इसके बाद आप फर्दर 9/5 25 प्लस 32, तो ये यहाँ से 45 प्लस 32 कितना होगा, 77 हो गया। ये हमारे पास 77 आंसर आ गया। तो जब सवाल में कन्वर्जन की बात की जाए तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाद का सवाल में कन्वर्जन नहीं पूछते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस पूछते हैं। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको देखिएगा। टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए, अगर सवाल में टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जाए तो टेम्परेचर डिफरेंस मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। नंबर 1, इन दोनों स्केल का टेम्परेचर डिफरेंस निकाला जाए तो अगर आप इसको डिवाइड करो, 100 को 180 से डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। कैंसिल करके देख ले, 1.8 होता है ये 5/9, जो कि 1.8 के बराबर होता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के दरमियान जो फर्क है वो कितने का है, 9/5 का टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर सवाल में टेम्परेचर डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम ये काम करेंगे। अभी मैं इसकी एग्जांपल भी बताता हूं। अगर मैं फ़ारेनहाइट से पूछूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, 5/9। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का डिफरेंस बताओ तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 1। मैं टाइम्स में निकाल रहा हूं, मल्टीपल करने के लिए, इसलिए मैं डिवाइड करके निकाल रहा हूं। सही है, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में कोई डिफरेंस नहीं है। यही तो वजह है कि जो देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, मल्टीप्लाई बाय 1 करो, 10 केल्विन आएगा, सेम रहेगा डिफरेंस। सही है, अब मैं आपको यहाँ पे केल्विन से अगर डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस बताऊं तो ये भी 1 होगा, और फ़ारेनहाइट से केल्विन और फ़ारेनहाइट का बताऊं तो फिर कितना है, 9/5 का 100 180 कितना होगा, 9/5, 6 नंबर। सही है, फ़ारेनहाइट से अगर केल्विन का निकालना है तो 5/9 होगी। अब मैं आपको एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, नंबर 2। सवाल में लिखा जा रहा है एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस, सही है, मैं यहां पे सवाल लिख रहा हूं स्टूडेंट, एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस, अभी आपको बातें समझ में आ जाएंगी। एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ऑप्शन से पता चल रहा है कि किसमें निकालना है, सवाल में नहीं लिखा है एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन फ़ारेनहाइट में है, तो मतलब हमें किसमें देखना है, फ़ारेनहाइट में। अब इसका कौन आंसर बताएगा, जिनको बातें समझ में आ गई वो आंसर बता देंगे, जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं समझाऊंगा। पहले बताओ जिनको समझ में आ गया वो टेम्परेचर डिफरेंस बताए। सर थोड़ा सा दिखाइएगा जल्दी, टेम्परेचर डिफरेंस बताओ, जिनको बातें समझ में आ गई वो आंसर बता देंगे, जल्दी बेटा। जी वेरी गुड वेरी गुड, और देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आया, जल्दी बताते जाओ। जी सही बता रहे हैं आप, सब सही बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, वेरी गुड बच्चों। आप कह रहे हैं 45 आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बातें समझ में आ गई। तो देखो डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं,
तो ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी ना। मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आया 45। अब आप कहेंगे सर ऊपर देखें, ऊपर 77 आंसर निकाल रहे हैं और नीचे आप कह रहे हैं 45। तो भाई फर्क है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पूछा है। अब इस बात को समझते हैं, यहाँ पे आइएगा। अब हम इस जगह पे आके इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, मैंने कहा यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका कन्वर्जन बताओ। तो आपने कहा सर यहाँ पे कन्वर्जन जो होगा 77 आएगा। मतलब 77 जो कन्वर्जन होते हैं ना, वो स्केल पे लिखे हुए नंबर पड़ते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई देखो यहाँ पे टेम्परेचर कितना राइज किया है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना राइज किया है, तो आप क्या कहोगे, राइज मतलब चेंज, इसका कितना टेम्परेचर का डिफरेंस आया है, इन दोनों को माइनस करके देखो 45 आ रहा है। भाई 32 और 77 को माइनस करके देखो 44। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो फॉर्मूले से हम पढ़ते हैं ना, वो स्केल पे लिखे हुए। मैंने कहा बेटा देखो ये क्या लिखा हुआ है रीडिंग, आपने कहा 77 लिखा हुआ है सर। मैंने कहा टेम्परेचर कितना राइज किया, तो आप 32 और इसको माइनस करके बताओगे कि चेंज इन टेम्परेचर कितना आया, 45 आया। तो जब सवाल टेम्परेचर डिफरेंस का हो तो इस 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट से बताएंगे, और जब कन्वर्जन की बात हो तो ये 3 फॉर्मूले आपके पास कन्वर्जन के, उसके मदद से हम कन्वर्जन करेंगे। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए और बताऊंगा। सही है, मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। देखो बेटा, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन में कन्वर्जन करना जरूरी नहीं होता, लाजमी नहीं होता। जब टी ओनली टेम्परेचर होता है तो वहां पे हम टेम्परेचर को कन्वर्जन करते हैं। सही है रबिया बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है तो वहां पे कन्वर्जन करना जरूरी नहीं है। ये देख लें आप, जैसे डेल्टा टी होगा तो नहीं करेंगे, और जब डेल्टा टी ऐसा टी होगा, मतलब चेंज इन टेम्परेचर नहीं होंगे, तो वहां पे कन्वर्जन करते हैं न्यूमेरिकल में। अच्छा, अभी मैं इससे और क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर होगा, अभी टॉपिक इंशाल्लाह और क्लियर। सर थोड़ा सा पेपर निकालिएगा हीट का, मेरे उसमें जाए फाइल में। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं, इंशाल्लाह और बातें क्लियर होंगी, और बातें क्लियर होंगी। जल्दी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह, फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा अगर मसला होगा तो। टेम्परेचर का सवाल होगा यहाँ पे, थर्मोमीटर इनमें से कोई फाइल है, इसको खोल के देखिए, इसके बराबर वाला करें। टॉपिक 7 है मेरे ख्याल से, पीछे लेकिन नहीं है, दूसरे में आगे होगा, साइड पे होगा, और आगे करें, और करें, रखा गया। हटाएं हटाएं, वो खोले, मैं दिखा रहा हूँ। टॉपिक 7 है ये सारे देख लिए, इनमें से कोई खोल के देखें, ये सब देख लिया, ये सब एक नज़र देख लें। अभी का तो नहीं है, ये पहले का। 7 टॉपिक कहीं पे आए तो वो देखिएगा, ये है बस, ये लगा, वही बेटा। चलो बच्चों, ये हम प्रैक्टिस करते हैं। हीट के प्रैक्टिस स्टूडेंट असाइनमेंट को मैं इंशाल्लाह पीडीएफ लगा दूंगा, ये फेसबुक में इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूंगा। अभी आप इसमें से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1 का आंसर बताएं। कह रहे हैं अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहे हैं। ये वही सवाल है अभी जो किया, आंसर बताओ। सही है, वेरी गुड, बी आंसर आएगा 45। क्वेश्चन 1 में टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहे हैं 45। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं। कह रहे हैं कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर 25 है, क्रॉस पेंडिंग टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। मतलब क्रॉस पेंडिंग मीन क्या होगा, कन्वर्जन। क्रॉस पेंडिंग मीन कन्वर्जन है। अब क्वेश्चन 2 में बताएं, 77 आएगा। कन्वर्जन करने की बात कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूले से बनाएंगे। क्रॉस पेंडिंग मतलब कन्वर्जन, क्रॉस पेंडिंग टेम्परेचर भी कन्वर्जन है। अच्छा, अब आप देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में।
भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं? 0 केल्विन को। तो 0 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल पे देखें कितने के बराबर होंगे? आपके सामने बोर्ड पे स्टूडेंट डायग्राम बना हुआ है जी, वेरी गुड। ए देखिए -273 हम लिखते हैं, लेकिन ये रियल वैल्यू कितनी होती है? -273.15। तो अगर -273.15 हो तो पूरी वैल्यू यही होती है। अक्सर हम क्या करते हैं कि माइनस का 273 लिख रहे होते हैं, जो कि बोर्ड में भी मैंने ये लिखा है। सही है, तो ए राइट आंसर है इसमें। अब देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखें। इसमें क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन स्केल में बता दें। कन्वर्ट करना है इसमें भी। अच्छा सॉरी, ये इंक्रीज है, कन्वर्ट नहीं करना जी। क्या राइट आंसर होगा? कह रहे हैं कि दिस इंक्रीज, इसका बता दें। इंक्रीज मतलब चेंज, इंक्रीज डिक्रीज का मतलब चेंज। चेंज है तो क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, 27 ही केल्विन रहेगा। वो चेंज पूछ रहे हैं। हमें जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, वो केल्विन में उसका इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज ऑफ केल्विन। तो केल्विन में चेंज क्या रहेगा? सेम रहेगा। इंक्रीज का मतलब चेंज है ना, डिक्रीज का मतलब चेंज है। इंक्रीज डिक्रीज दोनों चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एक सवाल लिखिएगा। अच्छा अब मुझे बताओ कौन कंफ्यूज है, इसको हटा दें। अब किन लोगों को प्रॉब्लम है वो बात करते हैं, उनके लिए मैं कुछ बातें बताता हूँ। एक वैसे एनटीएस का सवाल इस टॉपिक से 2013 के पेपर में आया था, वो लिखवाऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा इंक्रीज पूछा है। इंक्रीज का मतलब चेंज तो सेम होता है, चेंज तो सेम रहेगा ना। बात करें, चेंज तो सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चेंज पूछा है। माइक ऑन कर दिया बेटा। आसाम जी बोले। देखो ये 0 केल्विन पूछा, एक सवाल में मैंने पूछा था कि 0 केल्विन कितने के बराबर होगा। ये आंसर -2। ये चीजें अगर आपको समझ में आ जाए, ये चीजें अगर आपको क्लियर है और डिफरेंस वाली बात क्लियर है, तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नहीं, इसकी मदद से हम कर लेते हैं, इसके मदद से कर लेते हैं, लेकिन बाद का सिर्फ ऐसे सवाल बना देते हैं कि 0 केल्विन, जैसे एक सवाल अभी मैंने कहा 0 केल्विन इक्वल टू दिस, तो 0 केल्विन फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो ये आप आंसर दोगे ना। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा ये याद होना चाहिए कि कौन किसके इक्विवेलेंट टेम्परेचर होता है। अच्छा मैं इसको भी और क्लियर करता हूँ बच्चों, मैं इसको रिवाइज करूँ जी। और कोई सवाल? जी बेटा, हो गया? ओके थैंक। अच्छा देखो बेटा, मैं इसको एक दफा रिपीट करूंगा, और एक सवाल स्टूडेंट एनटीएस का था, तो ये 2013 का, पहले अगर हो सके तो उसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। वैसे मैक्सिमम एक बड़ी तादाद कह रही है कि मुझे समझ में आ गया है, सही है, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पढ़ना है हमें। सही है, तो स्टूडेंट एक सवाल एनटीएस 2013 के पेपर में आया था, इस टॉपिक से लिखेगा। अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, a body of temperature 100 degree centigrade, a body of temperature 100 degree centigrade, a body of temperature 100 degree centigrade is increased by delta theta। टेम्परेचर को कह रहे हैं, अच्छा टेम्परेचर को टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और थीटा से भी करते हैं। याद है कि टेम्परेचर टी से भी रिप्रेजेंट होता है, बाज बुक में थीटा से रिप्रेजेंट होता है। जो एंगल वाला थीटा होता है ना, एंगल कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा से भी टेम्परेचर रिप्रेजेंट। तो फिर से सुनिएगा, अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा। A body of temperature 100 degree centigrade is increased by del theta. This increase in temperature on Kelvin scale. This increase in temperature on Kelvin scale. This increase in temperature on Kelvin scale. ऑप्शन ए लिख दिया, बी भी लिख दिया, और डी भी लिख दिया। सही है। अच्छा मैं फिर से एक दफा सवाल रिपीट करूंगा। बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा। दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। जी बच्चों राइट आंसर बताओ,
एनटीएस का सवाल है। एक बड़ी तादाद बिल्कुल 100% राइट आंसर बता रहे हैं। सही है, बी राइट आंसर है। इसका राइट आंसर जो है वो क्या है भाई? बी है। इसका राइट आंसर बी है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100, मैंने कहा इस बॉडी का टेम्परेचर 100 है, उसने राइज किया, जो न्यू टेम्परेचर बनाया, जो चेंज आया 100 में, जो चेंज आया वो डेल्टा थीटा है। फिर कहते हैं दिस चेंज इन टेम्परेचर, मतलब दिस चेंज इन टेम्परेचर मतलब दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो इंक्रीज आया, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो चेंज आया वो केल्विन में क्या होगा? तो केल्विन में चेंज क्या रहेगा? देख लो, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में चेंज क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 1, डेल थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा। तो चेंज तो सेम रहता है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का, तो इसलिए इस कंडीशन में राइट आंसर जो आपके पास होगा वो डेल थीटा है। ये एनटीएस 2013 में आया था, जिस साल लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर आया था। सही है। अब मैं फिर से एक दफा रिपीट करूंगा। देखो बच्चों, ये जो कन्वर्जन के फॉर्मूले मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसको मैंने ड्राइव करने का तरीकाकार भी बताया था, वो स्टूडेंट आपके पास ये जो 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, जब सवाल में क्रॉस पेंडिंग टेम्परेचर या कन्वर्ट इनटू की बात की जाए, क्लियर तो आप ये अप्लाई कीजिएगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो हम यहां से आंसर देंगे। जैसे इस सवाल में कह रहे थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट, तो आपने कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला लगाया तो आंसर 77 आ गया। फिर इस सवाल में कह रहे थे एट व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल, डिफरेंस चेंज, तो हम यहां पे आ गए। डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है और आंसर सारे फ़ारेनहाइट है, तो मतलब हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं, पहली कंडीशन अप्लाई होगी। तो मैंने क्या किया, इस 25 को 9/5 से, जो फैक्टर यहां पे लिखे उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 5 से कैंसिल हुआ, 45 राइट आंसर आ गया। सही है। तो ये स्टूडेंट बातें यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं। बस सर थोड़ा सा दिखाइएगा, मैं कंप्लीट कर दूं। तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी जी। सही है। देखें, अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल थीटा, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो भाई डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का चेंज सेम होता है। सही है, इसलिए राइट आंसर डेल थीटा है। सही, एनटीएस वाली क्वेश्चन बता रहा बेटा कि अ बॉडी ऑफ टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर, उसके बाद कह रहे हैं इंक्रीज बाय डेल थीटा, दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में कितना आएगा? सेम रहता है चेंज, डेल थीटा राइट आंसर होगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। आज यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे।